तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स, मींस अंतिम खातों के जितने भी समायोजन होते हैं वो आज आप इस वीडियो के माध्यम से सब एक साथ ही समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसको वॉच कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहां ऊपर ना देख के पहले नीचे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट, अर्थात समायोजन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है, अगर कुछ एंट्रीज छूट जाती हैं या इनकम्प्लीट रह जाती हैं और आपके सामने आ गई हो बातें, तो आप उनके लिए जो एंट्रीज करते हैं दीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। और उनके जो इफेक्ट होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं जो अंतिम खातों में नजर आते हैं, उनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। कुछ जोड़ना घटाना एडजस्ट हमको करना पड़ता है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी एडजस्टमेंट। तो देखिए, मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश सभी में लिखा हुआ है, क्योंकि मीनिंग भी है, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर करने तो थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, होता क्या है, ये साल के अंत में आपका जो बिना बिका हुआ माल रह गया है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, हिंदी में अंतिम रहतिया कहते हैं। कहां शो किया जाता है इसको? अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप इसे क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड के बैलेंस शीट में शो करेंगे। कैसे? आई शो यू। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्लोजिंग स्टॉक कहां शो किया जाता है, एक तो यहां होगा, यहां आप बाय से शो कर देंगे, सेल्स आएगा, उसके नीचे लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो भी वैल्यू होगी उसको यहां रिफ्लेक्ट कर देंगे। और बैलेंस शीट में हो जाएगा एसेट साइड, यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। ठीक, चलिए वापस लौटते हैं, इसका ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये होते क्या है समझ लेते हैं। देखिए, साल के अंत में, यानी कि साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, अभी हमको कुछ पेमेंट्स करने बाकी, किसी का 1 महीने का पेमेंट रह गया, किसी का 2 महीने का रह गया, लेकिन हमने उनकी सेवाएं तो ले ली है। फॉर एग्जांपल कि आपको सैलरी देनी थी, अभी आपने 12वें महीने की सैलरी नहीं दी है, या आपको रेंट देना था तो आपने अभी 2 महीने का रेंट नहीं दिया है, लेकिन साल तो कंप्लीट हो गया। ओके, तो इन खर्चों को हम किस नाम से दिखा देते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस की जगह उस पर्टिकुलर खर्चे का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, हिंदी में कहें तो अदत्त वेतन या अदत्त किराया। ठीक है, इसको कहां शो किया जाता है? डेबिट साइड, किसमें? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस। वो डिपेंड करेगा वो आइटम किससे रिलेट कर रहा है। अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जो हमने सैलरी और रेंट के आइटम डिस्कस किए, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम है। ओके, और कहां शो करेंगे इसको? लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, बैलेंस शीट में। कैसे? आई जस्ट शो यू। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस और दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब हमें पता है, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो मजदूरी यानी कि वेजेस है वो जाती है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे ऑलरेडी वेजेस आप मेंशन करेंगे, उसको अंदर साइड लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे ऐड या प्लस का साइन बना सकते हैं, और यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, यहां पे इसको जोड़ेंगे और जोड़ के जो आएगा उसे बाहर लिख देंगे। अगर सैलरी की बात करें तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आप सैलरी इस तरीके से दिखाते हैं, अंदर लिखेंगे, यहां पे वही प्लस का साइन लगाएंगे, ऐड लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, यहां पे इसको जोड़ेंगे और इसे बाहर लिख देंगे, राइट। और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे? बैलेंस शीट में इसे इसी तरीके से लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहां आ गया, और इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो आपका यहां आ गया। क्लियर? चलिए वापस लौटते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। कैसे ऑपोजिट हैं? पेमेंट के मामले में। कैसे? भाई, ये पेमेंट हमें देना बाकी है, यहां पे लिखा हुआ ना अनपेड, यानी कि अभी चुकाया नहीं है, राइट। और ये हमने ज्यादा पे कर दिया है, यानी कि इस साल में 12 महीने थे, हमें 12 महीने का पेमेंट करना था, हमने 15 महीने का पेमेंट कर दिया है, 13 महीने का पेमेंट कर दिया, तो उसका लाभ तो अभी हमने लिया ही नहीं। ठीक है,
तो इसको हम प्रीपेड कह सकते हैं। जैसे आप रिचार्ज कराते हैं ना, पहले पैसा दे देते हैं, अब 20 दिन के लिए कराया तो 20 दिन की सेवाएं तो आपको मिलेंगी टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा, राइट। तो उसी तरीके से आपने अगर रेंट एडवांस में दे दिया है या इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया है, ठीक है, इसे एडवांस में भी कह सकते हैं या प्रीपेड कह सकते हैं, पहले से चुका दिया आपने, राइट। तो हिंदी में इसे कहते हैं पूर्वदत्त व्यय। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो सकता है पूर्वदत्त वेतन दिया है, पूर्वदत्त बीमा दिया है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो अगर वो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट कर रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से शो करेंगे, लेकिन कैसे करके, लेस करके, राइट। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ तो वहां भी उस आइटम में से लेस कर देंगे। और दूसरी जगह इसका ट्रीटमेंट कहां होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैसे, आई जस्ट शो यू। देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई आपको एक जगह दिया हुआ है प्रीपेड वेजेस और दूसरा दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब वेजेस तो आपको पता है, मैं दोबारा से वो एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन यहाँ प्रीपेड करेगा, यानी पहले से आपने चुका दिया है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे वेजेस लिखेंगे और वेजेस में से माइनस कर देंगे प्रीपेड। माइनस होगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है। ओके, माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे। ओके, सिमिलरली जो यहाँ पे आप इंश्योरेंस मेंशन करेंगे, इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट होगा उसे अंदर लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड और इसको यहाँ से माइनस करके जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। ओके, बैलेंस शीट में इनको एसेट साइड शो किया जाएगा। अगर प्रीपेड वेजेस है तो प्रीपेड वेजेस लिख दीजिए, और अगर प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दीजिए, राइट। सो दिस इज द वे टू शो। चलिए वापस लौटते हैं। देखिए अभी तक हमने बात की एक्सपेंसेस की, दीज टू आर दी एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं इनकम की, यानी कि आय की। तो आय भी दो तरीके की हो सकती है। जो रिलेशनशिप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में है वही रिलेशनशिप अक्रूड और अनअर्न्ड में है, ठीक है। कैसे समझते हैं। उपार्जित आय, अक्रूड इनकम, इसका मतलब क्या होता है, ये वो आय है जो हमने अर्न तो कर ली है, यानी कमा तो लिए हमने पैसे, लेकिन अभी मिले नहीं, ठीक है ना। और ये जो अनअर्न्ड इनकम है ये क्या है कि अभी हमने कमाए नहीं है लेकिन मिल गए, जस्ट अपोजिट। ओके, इसको इस तरीके से मानिए कि आपने किसी कंपनी को कोई सेवाएं दी, आपको कमीशन मिलना था, ओके, और अभी तक नहीं मिल पाया, आपको फाइनल अकाउंट तैयार करने, लेकिन आपने सेवाएं तो दे दी, तो वो कहलाएगा आपका अक्रूड कमीशन। ओके, और अगर कमीशन आपको एडवांस में मिल गया है और अभी सेवाएं देना बाकी है तो वो कहलाएगा आपका अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन इन एडवांस, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में कई बार अग्रिम के नाम से आपको ये मिलेगा, ठीक। तो चलिए, खैर जो अक्रूड इनकम होती है उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम है ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाती, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है क्रेडिट साइड में, तो उसको ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर इनकम में, और एसेट साइड में इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में, और इसके साथ अपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस लेस करेंगे, राइट, और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में इसको ऐड कर देंगे। कैसे, जरा देखते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था अक्रूड कमीशन का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों में वही एग्जांपल ले लेता हूं। अक्रूड कमीशन भी हो सकता है और अनअर्न्ड कमीशन भी हो सकता है। अक्रूड है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं कमीशन मेंशन कर रहे होंगे, कमीशन को अंदर लिखेंगे, और अक्रूड है तो ऐड होगा, जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और इस अक्रूड कमीशन को कहां ले जाएंगे आप, एसेट साइड ले जाएंगे, अक्रूड कमीशन के नाम। और अनअर्न्ड कमीशन का क्या होगा भाई, इसी तरीके से आप यहाँ कमीशन लिखेंगे, और यहां माइनस का साइन लगाएंगे और यहां लिख देंगे अनअर्न्ड, यानी कि अभी तक आपने इसे अर्न नहीं किया है या फिर ये एडवांस में है, और एडवांस में तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो यहां पे इसको लिख सकते हैं अनअर्न्ड कमीशन या एडवांस कमीशन भी कह सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास। होता क्या है, जब आप किसी फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल नेचर की है उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ घिसावट हो जाती है, उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आ जाती है। होता है, आप नया व्हीकल खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करेंगे तो उतने रुपए का नहीं बिकेगा, कुछ कम वैल्यू का बिकेगा। तो ये जो गिरावट आती है किसी भी स्थायी संपत्ति जो मूर्त नेचर की है, उस गिरावट को हम नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। ओके, यूजेस की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, और भी, या चलन चला जाए उस वजह से भी हो सकता है। ओके, अब इसका क्या होता है भाई, इसको एक लॉस माना जाता है और डेबिट साइड दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के। ओके, और ये पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, तो बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट में से इसे लेस करके शो करते हैं। कैसे, आई शो।
मान लेते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है फर्नीचर पर, ठीक है, और क्वेश्चन में किस तरीके से दिया होता है, इस तरीके से दिया होता है कई बार कि 10% पर एनम आपको डेप चार्ज करना है ऑन फर्नीचर। तो क्या करेंगे आप, यहां फर्नीचर की वैल्यू ऑलरेडी होगी आपकी बैलेंस शीट में, आप यहां पे फर्नीचर लिखेंगे, अंदर साइड माइनस का साइन लगाएंगे, डेप लिखेंगे एट द रेट ऑफ 10%, जो भी वैल्यू होगी 10%, से फॉर एग्जांपल फर्नीचर 10,000 का है तो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, 1,000 माइनस कर देंगे, 9,000 बाहर आ जाएगा और 1,000 हमारा नुकसान हो गया, इसकी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो इस 1,000 को हम कहां शो कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप ऑन फर्नीचर। आप पूरा लिख सकते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ओके, इस तरीके से आप शो करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटी हैं, आपने कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। ओके, तो पूंजी जो लगाता है स्वामी, उसको उस पर ब्याज मिलना चाहिए, और अगर ऐसी व्यवस्था है तो ब्याज जो ड्यू होता है यानी देय होता है तो उसकी एंट्री की जाती है। किस तरीके से की जाती है कि इसे डेबिट साइड शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक खर्चा है, एक लॉस है। ओके, और बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है एसेट में जोड़ के, क्योंकि स्वामी की जो पूंजी है उससे बढ़ रही है। कैसे, आज शो यू। देखिए, मान लेते हैं कैपिटल है, तो कैपिटल को आपने यहां पे शो किया, अंदर साइड यहां पे ऐड कर देंगे, आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जोड़ेंगे, बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, अगर कैपिटल में कोई और आइटम जोड़ना है तो इसे नीचे लिखेंगे और फिर उसको करेंगे। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा आपको। ओके, और इंटरेस्ट हमारा खर्चा हो गया तो उसको यहां शो कर देंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। क्लियर? चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक, ड्रॉइंग यानी कि आहरण, आहरण यानी कि जो भी पैसा स्वामी अपने व्यापार से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालता है उसे हम आहरण कहते हैं। तो उस पर कायदे में ब्याज देना चाहिए, कहीं और से आप पैसा लेते वो आपको देना पड़ता, बिजनेस से ले रहे तो बिजनेस हो चुका। अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्या होगा, ये बिजनेस के लिए इनकम हो गई तो इसे शो कर दिया जाता है क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस। और लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ड्रॉइंग्स को ऑलरेडी हम कैपिटल में से घटा के लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले ड्रॉइंग में ऐड कीजिए और फिर अल्टीमेटली कैपिटल में से घटाना होगा। किस तरीके से करेंगे इसको मैं जरा शो कर देता हूं आपको। देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, उसकी कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 लाख है। यहाँ पे हमने मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाया हुआ है 1,000 रुपए का, तो अब ये हो गया आपका 1,01,000। ठीक, मान लीजिए ड्रॉइंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 20,000 रुपए का ड्रॉइंग जो है उस व्यक्ति ने किया, जो भी ओनर है। अब ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट को ड्रॉइंग में पहले जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से। मान लीजिए 2,000 रुपए का ब्याज उस पर लग गया 10% की रेट से, तो ये कितना हो गया, 20,000 और 2,000 22,000। तो ये 22,000 टोटल हम इसमें से घटा रहे हैं कैपिटल में से। कितना बचेगा अब, ये 79,000। ओके, अब इसके बाद इसमें और ट्रीटमेंट होता है, अगर नेट प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो माइनस होगा, और फिर उसको बाहर लिखेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए हमने वहां लिख दिया है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इसको आप कैपिटल में से घटा देंगे। ड्राइंग है तो ड्राइंग में जोड़ के घटा दीजिए, ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली घटा दीजिए। क्लियर है? ओके, और इसे कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। क्लियर? 2,000 रुपए आपके यहाँ पे आ गए हैं। वापस लौटते हैं। नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स को विड्रॉ कर लेता है, कुछ माल का आहरण कर लेता है। ओके, तो अगर ऐसा है तो देखिए ये भी कायदे में उसका पर्सनल यूज है, ड्राइंग्स में ऐड होगा ही, ठीक है, और ऐड होने के बाद अल्टीमेटली कैपिटल में से लेस होगा, ये जो दिया हुआ है। और इसे डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखाएंगे लेस करके, किसमें से, परचेज में से। अब आप कहेंगे परचेज में से क्यों, क्योंकि भाई हमने जो माल परचेज किया था उसकी वैल्यू कम हो गई ना। ठीक है, कैसे, आई शो यू। मान लेते हैं हमने जो परचेज किया था वो किया था 20,000 रुपए का। अब इस 20,000 में से 200 रुपए का माल तो भाई ओनर ने निकाल लिया, तो इसे घटाना पड़ेगा ना हमको ड्राइंग्स के नाम से। अब हमारे पास माल कितने का बचा भाई, 19,800 का बचा। क्लियर? ओके, और ये ड्राइंग्स हुआ तो जैसे ये ड्राइंग यहां दिया हुआ है, अभी हमने यहां लिखा हुआ है, यहीं पर इसको ऐड कर देंगे। कैसे, आज शो यू।
मान के चलते हैं कि कैश में उसने 2000 विड्रॉ किया था और उसने गुड्स का भी विड्रॉ कर लिया, ठीक है, 200 रुपए का, तो टोटल कितना हो गया 2200। ये माइनस कैपिटल में से जो आएगा माइनस होकर उसे यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर वही करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देंगे और फिर बाहर लिख देंगे। क्लियर? चलिए वापस लौटते हैं फटाफट से। तो इस स्लाइड पे जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। लेकिन अभी एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सारे एडजस्टमेंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और एडजस्टमेंट है इस पेज पे, देखिएगा जरा। दान या नमूने के लिए दिया गया माल, गुड्स गिवन इन चैरिटी और सैंपल। कई बार चैरिटी में माल दे दिया जाता है या सैंपलिंग के लिए दिया जाता है, प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो उसका क्या होगा, अब देखिए माल जो आपके पास था, जो आपने खरीदा था या बनाया था, उसकी वैल्यू कम हुई है, तो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट उस परचेज में से उसे माइनस कर दिया जाएगा, ओके। और ये आपका एक तरीके का खर्चा है, चाहे चैरिटी करें चाहे आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करें, तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस को शो किया जाएगा। किस तरीके से, आई जस्ट शो यू। परचेज हमको यहाँ दिया होगा, मान लीजिए 20,000 का परचेज दिया हुआ है, ओके। और चैरिटी में माल हमने दे दिया 1,000 रुपए का, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस गुड्स इन चैरिटी। 1,000 रुपए हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा 19,000 बाहर लिख देंगे। और ये हमारा नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ लिख देंगे टू चैरिटी। चाहे तो ब्रैकेट में गुड्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से मान लेते हैं कि ये तो भी हमने एग्जाम्पल है चैरिटी वाला, अगर सैंपल होता तो यहाँ चैरिटी की जगह वर्ड सैंपल आ जाता, बाकी वही ट्रीटमेंट हो जाता। और यहाँ चैरिटी की जगह आप उसको लिख देते, या तो टू सैंपल लिख सकते हैं, और सैंपल लिखना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट का ही ये पार्ट होता है। तो अगला जो आइटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फोकस कीजिएगा। ये 1, 2, 3 ये तीनों आइटम आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ओके। इनके बारे में डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर एग्जांपल लेके। क्या है ये, बैड डेट्स रिटन ऑफ। पहले तो बैड डेट्स को समझते हैं कि बैड डेट क्या होता है। देखिए, हमें बिजनेस मेंटेन करने के लिए कई बार उधार में माल बेचना पड़ता है। उधार में माल बेचते हैं तो जिन्होंने अभी हमारा पैसा नहीं दिया वो डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने पूरे साल में 2 लाख रुपए का माल बेच दिया उधार में, अब इनसे हमें पैसा वसूलना है 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी जो जिसको पैसा देना होगा दे। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि कुछ लोग पैसा नहीं दे पाते, उनके पास उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती वगैरह वगैरह, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो जो पैसा हमको नहीं मिलता है वो कहलाता है बैड डेट, यानी कि बुरे देनदार, यानी कि कह सकते हैं डूबत ऋण, या इसका एक और नाम है अशोध्य ऋण। तो ये जो अशोध्य ऋण है आपका, जो शोध नहीं हो पाया, रिकवर नहीं हो पाया, इसको खर्चा माना जाता है और इसे दिखाया जाता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बैड डेट नाम से, आप उसे वहां पे दिखा देंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था जब हमने फॉर्मेट डिस्कस किए थे फाइनल अकाउंट के, तो आप देख सकते हैं उसको। तो बैड डेट्स आपको दिया है नहीं दिया है वो एक अलग बात है, तो मैंने आपको बैड डेट समझा दिया। अब आते हैं इसके बड़े भाई के पास, बैड डेट्स रिटन ऑफ। अब हुआ क्या, बैड डेट्स तो हो गए, लेकिन साल के अंत में हमें और पता लगा कि कुछ और ऐसे देनदार हैं जो पैसा नहीं देंगे, तो इसके लिए हमें अप्लिकेट करना पड़ता है, यानी कि इस बैड डेट में कुछ पैसा जोड़ना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है बैड डेट्स रिटन ऑफ, राइट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि अगर आपको बैड डेट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसमें इसे ऐड कर देते हैं, और एसेट साइड में जो आपकी डेटर्स दिए हुए हैं उसमें से इसको लेस कर देते हैं। कैसे होगा ये काम, अभी समझा देते हैं आपको। मान लेते हैं यहाँ डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स हैं हमारे पास 2 लाख के। अब क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ बैड डेट्स भी दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आपने यहाँ शो कर दिया बैड डेट्स। अभी हम एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट्स। मान लीजिए ऑलरेडी आपका 1000 का बैड डेट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना होगा इस एडजस्टमेंट को, जो रिटन ऑफ है, हम यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स रिटन ऑफ। आप डिटेल में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए वो 5% की रेट पे करना है, तो 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000। तो 10,000 उसमें से रिड्यूस करेंगे। अब हमारी डेटर की वैल्यू कितनी बची, 1,90,000। और ये बैड डेट हमारा बढ़ गया 10,000 से, पहले 1,000 था, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे रिटन ऑफ के नाम से। अब कितना आ गया ये 11,000। क्लियर हो गया आपको। अभी मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी इसको भी समझना है, इसके एक और भाई को। तो बैड डेट्स रिटन ऑफ आपको क्लियर हो गया, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला आया आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक, ये अलग है और ये अलग है। कई बार प्रोविजन की जगह रिजर्व वर्ड यूज होगा। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि हम पहले से व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग हमें पैसा नहीं देंगे, है ना। अभी फिलहाल नए को डिस्कस करते हैं, ओल्ड की हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो उसका भी क्या ट्रीटमेंट होगा, जो बैड डेट्स आपको दिया हुआ उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है, उस प्रोविजन के नाम से, और डेटर में से उसको लेस कर दीजिए इस साइड से। कैसे, आई जस्ट शो यू, उसी में ऐड ऑन करते हैं। ठीक, डेटर्स हमको ये दिए हुए हैं, ठीक है, राइट ऑफ तो भाई हो गया। उसके बाद प्रोविजन बनाना है भाई, मान लीजिए 10% का। ठीक, तो 10% का प्रोविजन बनाना, हम क्यों बनाते हैं प्रोविजन, क्योंकि हमारे अनुभव होते हैं पिछले कई सालों के कि इतना पैसा तो हमें मिलता ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोविजन को 1,90,000 पे लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर दोनों दिए हुए रिटन ऑफ और प्रोविजन, तो पहले रिटन ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद प्रोविजन का काम करेंगे। ओके, तो 1,90,000 का 10% कितना हुआ, 19,000। 19,000 माइनस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, जो बचेगा वो यहां आ जाएगा आपका। कितना बचा, 1,71,000, राइट। ओके, और ये जो प्रोविजन है 19,000 का, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट 19,000 ऐड हो गया, ये आपका हो गया 30,000। बाहर लिख दीजिए इसको। क्लियर हो गया आपको। अब एक और चीज इसके अंदर दी हुई छिपी हुई, ओल्ड प्रोविजन। कई बार ट्रायल बैलेंस में आपको जिस तरीके से बैड डेट्स दिया होता है, क्रेडिट साइड में आपको दिया होगा ओल्ड प्रोविजन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रेडिट साइड में दिया होगा। ठीक है, यहां आपको कॉशियस होना है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। एक फ्रेश एग्जांपल लेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको डेटर्स दिया हुआ है 20,000 का, और बैड डेट्स दिए हुए हैं 1,000 के, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ है 500 का, लेकिन ये ओल्ड प्रोविजन। ये सब आपको दिया हुआ है किसमें, ट्रायल बैलेंस में। याद रखिएगा कहाँ दिया है। और आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में ये एग्जांपल ले रहे हैं, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि भाई डेटर्स पे राइट ऑफ कीजिए बैड डेट्स 10% से। दूसरी बात दी हुई है कि भाई प्रोविजन बनाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नया वाला एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है ना, ये दोनों बातें दी हुई। अब क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमें दिया उसे लिख देते हैं भाई। ये तो हम करते ही हैं ट्रायल बैलेंस में। डेटर्स दिया हुआ 20,000, हमने यहाँ लिख दिया। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बैड डेट लिख दिया, कितना दिया हुआ है 1,000। ये दोनों आइटम हमने लिख दिए, राइट। इस ओल्ड वाले को अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यों, इसके पीछे कारण है। अब हम क्या करेंगे, पहले राइट ऑफ करेंगे 10%। ठीक है भाई, 10% राइट ऑफ कर दिया, इसमें से माइनस कर देंगे राइट ऑफ बैड डेट्स के नाम से। 10% कितना हुआ 2,000, बचा कितना 18,000। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राइट ऑफ इसमें ऐड हो जाता है, 2,000 इसमें हमने ऐड कर दिया, अब ये कितना हो गया 3,000। क्लियर। चलिए, अब प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है तो इसमें से माइनस करेंगे हम फिर से, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितने का बनाना भाई प्रोविजन, 5% बनाना है, तो 5% निकाल दिए इसका, 18,000 का 900 रुपया हो गया 5%। ठीक है, कितनी वैल्यू बची इसकी, 17,100 रुपये। और ये 900 रुपये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, इसके नाम से न्यू प्रोविजन। अब कितने हो गए 3,900। ठीक है, अब जो ओल्ड प्रोविजन था, याद कीजिएगा कितने रुपए दिया हुआ है 500, तो 500 जाहिर सी बात है 3,900 से कम है। ठीक है, अगर ये कम है ये सब करने के बाद, तो इस ओल्ड प्रोविजन को यहां से माइनस करके दिखाएंगे, जो बचेगा यहां आ जाएगा। अगर यही ओल्ड प्रोविजन मान लेते हैं 500 रुपए का ना होके 5,000 रुपए का होता, तो 5,000 रुपए का होता तो हम क्या करते, इस 3,900 को यहीं पे दिखा देते और इसको नहीं दिखाते फिर, और ओल्ड प्रोविजन को यहीं पे दिखा देते बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, और ब्रैकेट में लिख देते ओल्ड और 5,000। बात क्लियर हुई। एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को बैक करके, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे क्रेडिट साइड, और कम है तो जो सब टोटल करके आया, बैड डेट्स में राइट ऑफ जोड़ दिया, राइट ऑफ में न्यू प्रोविजन जोड़ दिया, जो आया उसमें से माइनस कर दीजिए।
ठीक है ना? ओके। और एक बात याद रखिएगा, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट दो जगह होता है, लेकिन ये तो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिए थे तो एक ही जगह जाएगा। तो आप ये ना सोचें कि ओल्ड प्रोविजन को भी दो जगह लिखेंगे, वो एक ही जगह लिखा जाएगा। ओके, केवल एडजस्टमेंट दो जगह लिखे जाते हैं, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के आइटम है वो तो एक ही प्लेस पे जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसी से संबंधित, मतलब डेटर से संबंधित, दैट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कई बार ऐसा होता है डेटर्स हमें पैसा तो देते हैं लेकिन कुछ कटौती काट लेते हैं, कुछ डिस्काउंट काट लेते हैं, तो उसके लिए भी हम पहले से प्रोविजन कर लेते हैं, प्रावधान कर लेते हैं ताकि हमें घाटा जाना झेलना पड़े। तो फिर उसका काम भी ये होता है, डेबिट साइड दिखा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि ये घाटा है, और एसेट साइड में बैलेंस शीट से माइनस कर देते हैं। कैसे, इसी एग्जाम्पल में आगे समझ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक एडजस्टमेंट आपको और दी हुई है कि भाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर करना है आपको एट द रेट ऑफ 1%। तो क्या करेंगे, हम इसका 1% निकाल घटा देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, तो 1% कितना हुआ इसका, 171 रुपये। इसको घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख देंगे हम, कितना आया, तो ये आपका आएगा 16,929, राइट। और ये जो 171 है इसको अलग से दिखाएंगे, इसमें किसी में छोड़ेंगे नहीं, इसको अलग से दिखाएंगे किस नाम से, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि ये वेंडेड नहीं है, ये डिस्काउंट है 171। क्लियर? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन में सब कुछ दिया है तो सबसे पहला काम जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का है वो राइट ऑफ का करेंगे, दूसरा काम प्रोविजन का करेंगे, और तीसरा काम डिस्काउंट का। वो इसी सीक्वेंस में चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे दिए हो, लेकिन आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। ओके, चलिए, अब जिस तरीके से डेटर्स पे डिस्काउंट के लिए प्रोविजन होता है उसी तरीके से क्रेडिटर्स के लिए भी होता है, लेकिन ये हमारी एक तरीके से इनकम है। यानी कि हम भी ऐसा कई बार करते हैं कि हमें अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है तो कुछ डिस्काउंट काट कर देते हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो ये हमारी इनकम हो गई। तो क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। ओके, और जो क्रेडिटर्स हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में से इसको घटा दिया जाता है। ठीक है, कैसे, आई जस्ट शो यू। ठीक, मान लीजिए क्रेडिटर्स दिए हुए हैं हमें 30,000 रुपए के। ओके, उस पर प्रोविजन बनाना है 10%, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। आपने 3,000 यहाँ पे डिडक्ट कर दिया, कितना बचा, 27,000 ही आपके क्रेडिटर रह गए। सही है? ओके, और अभी पैसा ये मिलेगा, मतलब उन्होंने कह दिया है तो आप अभी से प्रोविजन बना रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे आप शो कर देंगे एज एन इनकम बाय प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, कितना, 3,000 इनकम हो गई। ठीक है, तो ये प्रोविजन है, पैसा भी मिला नहीं है। तो आई होप यहाँ पे सारे आइटम सब फिनिश हो गए हैं। देखिए, साथ साथ मैंने इनके मीनिंग भी लिखे हुए, आप पढ़ लीजिएगा। समय कम है तो मैं इनको नहीं पढ़ रहा, मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूँ। चलिए, लास्ट स्लाइड है हमारी, फटाफट से इनको भी खत्म कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आपका एडजस्टमेंट आ गया, वो आ गया आपका गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, यानी आग या चोरी से माल की हानि। कई बार ऐसा भी होता है, मान के चलते हैं कि आपके गोडाउन में आग लग गई। आग लग गई तो हुआ क्या कि आपका मान लेते हैं 10,000 का जो गुड्स है वो जल के खाक हो गया, यानी लॉस हो गया आपको 10,000 का। ठीक है ना? ओके, टोटल लॉस अभी 10,000 का नहीं है, इसको कह सकते हैं लॉस्ट बाय फायर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ, अब आपने इसका इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा था। अगर आपने इसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा था तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी जो परचेज की वैल्यू थी वो ट्रेडिंग में दी होगी डेबिट साइड में, उसमें से रिड्यूस कर दीजिए इस वैल्यू को, क्योंकि माल तो जल गया। ठीक है, और ये आपका नुकसान भी हो गया 10,000, क्योंकि आपने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा था। तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देंगे एज अ लॉस। क्लियर? ठीक है ना? कैसे, आई जस्ट शो यू। मान लेते हैं यहाँ परचेज दिया हुआ है आपका। ठीक है, परचेज है आपका 2 लाख रुपीज का। ठीक, और आपका गुड्स जो है लॉस हो गया है, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितना हुआ, 10,000 का। ठीक है, 1,90,000 आपके यहाँ आ जाएंगे, और 10,000 का आपका लॉस हो गया तो यहाँ लिख देंगे आप टू लॉस बाय फायर 10,000। क्लियर? ओके, और यही काम अगर चोरी से हुआ है तो फायर की जगह केवल वर्ड रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, थेफ्ट, या किसी और कारण से हुआ है तो। ठीक है, चलिए, ये तो तब स्थिति हुई जब आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। अब बात करते हैं अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा था तो। देखिए, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा था
तो फिर दो बातें होती हैं। देखो, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी ज्यादा क्लेम नहीं देती, या तो बराबर देगी या कम देगी, दो ही बातें होंगी। यानी कि आपने जो इंश्योरेंस करा रखा था उसका क्लेम, ठीक है, या तो 10,000 ही मिलेगा आपको या 10,000 से कम मिलेगा। अब वो कम कितना भी हो सकता है, 9,000, 8,000, 7,000, तो फिलहाल हम 9,000 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर 10,000 का क्लेम मिलता है तो फिर क्या होगा भाई, 10,000 का नुकसान हुआ, 10,000 का क्लेम मिल गया तो लॉस तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, पैसा मिल गया ना उसके लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, जब भी क्लेम मिलेगा हम उसको एक इनकम के तौर पे यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन क्लेम एकदम मिलता नहीं है, एडजस्ट होता है। तो आप यहाँ पे क्लेम दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक आपकी एसेट है। इंश्योरेंस क्लेम लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 10,000, ठीक है ना, वो आपकी एक एसेट बन गई, ठीक। तो लॉस तो आपको कुछ हुआ ही नहीं, है ना, क्लेम आपका एडजस्ट हो गया। फिर आपको ये लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुड्स तो आपका गया है, गुड्स तो कम हो गया आपका, उसको तो दोबारा नहीं बेच सकते, तो ये तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर आपको क्लेम मिलता है 9,000 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होगा भाई, 10,000 का तो हमारा नुकसान हुआ, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। 9,000 का हमको क्लेम मिल गया तो यहाँ 10,000 की जगह 9,000 आ जाएगा, ठीक है। और जो 1,000 का डिफरेंस हुआ भाई, 10,000 का नुकसान हुआ था, 9,000 मिल गया, 1,000 हमारा लॉस हो गया, वो यहां आ जाएगा टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट के नाम से। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। अब होता क्या है कि फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए, पता नहीं कब किस काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो हम लोग जैसे घर में भी ये गुल्लक बनाते हैं, पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं, आजकल लोग बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। तो कंपनी भी क्या करती है, एक रिजर्व फंड बनाती है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल रिजर्व होता है ना बाइक और स्कूटर में, उसी तरीके से कि इमरजेंसी में काम आएगा। तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इसमें ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट में से निकाला जा रहा, प्रॉफिट कम होगा, तो इसको डेबिट साइड में दिखा दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और इसे एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लिया जाता है बैलेंस शीट में। अगर आपका पहले से कोई रिजर्व फंड है, उसमें इस साल के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डाल रहे हैं, तो उसको ऐड कर देंगे वहां पर, ठीक है ना। किस तरीके से होगा ये, इस तरीके से होगा। यहां आप लिख देंगे टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका रिजर्व फंड अगर मान लीजिए पहले से ही दिया हुआ है, उसकी वैल्यू में इसको ऐड कर देंगे ट्रांसफर के नाम से और बाहर लिख देंगे, क्लियर। और अगर पहले से नहीं दिया है तो इसे डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। पहली बात तो ये समझना हमें जरूरी है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर होते क्या है। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं, होते तो ये रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। रेवेन्यू मतलब साल में कई बार होने वाले या खर्चे जो बिजनेस की इनकम जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, ओके। लेकिन ये बहुत हैवी अमाउंट में हो गए, अब साल में बार बार नहीं कर सकते, लेकिन इनका एडवांटेज 6 सालों तक मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, इस खर्चे को एक साथ ना दिखा के कई सारे सालों में इसे बांट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 20 लाख रुपए का खर्चा आपने एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया, अब भाई आपका हर साल का प्रॉफिट ही जो है 3 लाख रुपए होता है, अब 20 लाख कहां से उसमें लॉस दिखा दोगे, ठीक है। तो कंपनी ने इसको डिवाइड कर दिया कि हम क्या कर देंगे, 2-2 लाख जो है 10 सालों में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लाख आपने उसमें दिखा दिया, क्लियर। तो जब भी इस तरीके की बातें होंगी, कायदे में इसे दिखाया कहा जाता है, ऑलरेडी इसको दिखाया जाता है एसेट साइड इन बैलेंस शीट। इनको ट्रीट किया जाता है फिक्टिशियस एसेट के रूप में, यानी कि काल्पनिक संपत्ति, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 20 लाख का एग्जांपल लिया, चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताइए। 20 लाख का हमने एग्जांपल दिया, तो जब तक ये 20 लाख कवर नहीं होगा, इसको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे 20 लाख दिखाएंगे। अब इसको हर साल में 2 लाख घटाना है, ठीक है। तो पहले साल क्या करेंगे हम, मतलब पहले साल जिस साल हुए हैं उस साल भी हमें 2 लाख घटाना है, तो यहाँ माइनस कर देंगे राइट ऑफ के नाम से 2 लाख घटाया, और यहाँ पे आ गया हमारा 2 लाख घटाने के बाद 18 लाख। 20 लाख यहाँ नहीं दिखाएंगे, अगर नहीं घटा रहे हैं तो दिखाएंगे, जब तक नहीं घटा रहे, ओके। और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिख दिया जाएगा टू रिटन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, केवल 2 लाख आएगा, ठीक। तो 18 लाख आपका एसेट में चलता रहेगा, फिर अगले साल 18 लाख में से 2 लाख घट जाएगा, फिर 2 लाख यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इसे करना क्या होगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे और एसेट साइड में जो भी आपकी एक्सपेंडिचर होती है उसमें से लेस करते जाएंगे। तो इसको ट्रीट किया था फिक्टिशियस एसेट्स। चलिए आगे बात करते हैं मैनेजर को कमीशन। कई बार क्या होता है कि नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए मैनेजर को कमीशन दिया जाता है परसेंटेज पे, कि जितना प्रॉफिट होगा परसेंटेज लीजिएगा 10%। अब वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए एक तरीके से खर्चा भी होगा, तो उसे डेबिट साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ओके, और ये क्योंकि अभी दिया नहीं है, ड्यू हुआ है, अकाउंट बना रहे हैं, तो एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखा दिया जाएगा। किस तरीके से होगा बता देता हूं आपको मैं। वे दो तरीके से मैनेजर कमीशन दिया जाता है। मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है कि भाई प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। सही है। अब आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है मान लीजिए 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 10% कितना हो, 20,000। आप लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन, राइट। और इस 20,000 की आपकी लायबिलिटी तय होगी, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मैनेजर्स कमीशन 20,000 रुपीज। क्लियर। एक तरीके से तो ये दिया होता है, बहुत सिंपल है। ओके, एक दिया होता है प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, यानी यही इसी लाइन में आफ्टर चार्जिंग वर्ड जोड़ दिया जाता है। तो आफ्टर चार्जिंग में करना क्या होगा, आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए, जो भी आपको नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए परसेंटेज का, और यहाँ पे 100+% कर दीजिए। यानी ये कहना चाहता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो कमीशन भी चार्ज करने के बाद आना चाहिए, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो इसी एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 2,20,000 रुपये। अब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10% देना है आफ्टर, तो क्या हो जाएगा 10/110। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ गया भाई, 20,000 आ गया। ठीक, तो 20,000 यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इसे हिडन एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। कई बार एडजस्टमेंट में इसे क्लियर नहीं किया जाता, केवल लोन के आगे परसेंटेज लिख दिया जाता है। तो अगर लोन के आगे परसेंटेज लगा हुआ है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, आप चेक करें कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं पे क्वेश्चन में दिया है क्या, और अगर दिया है तो क्या वो सही बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपकी लोन की वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपीज और उस पर परसेंटेज लिख रही है 10% पर एनम। क्लियर। और आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ है और वो दिया हुआ 1,000 रुपये। तो हम जरा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 5 लाख का 10% कितना बैठता है, 50,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने केवल 1,000 रुपये दिया है, तो 49,000 तो अभी देना बाकी है ना। तो ये कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसको कहाँ शो करेंगे, आप ऐड कर देंगे अगर इंटरेस्ट दिया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमारा खर्चा है। ओके, और लायबिलिटी साइड में पर्टिकुलर लोन में जोड़ देंगे, क्योंकि हमें लोन के साथ और चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट। कैसे, आई जस्ट शो यू। मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया, लोन दिया हुआ 5 लाख रुपीज और इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 1,000 रुपये यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 49,000 रुपीज, टोटल हो गया 50 तो देना था इस साल, हमने दिया ही नहीं पूरा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना 49,000। ओके, तो अब हमारा लोन की वैल्यू कितनी होगी, 4,49,000। 4,50,000 होती है, लेकिन 1,000 हम पे कर चुके हैं। ओके, चलिए क्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से लोन पे इंटरेस्ट होता है, हमें देना पड़ता है, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमको मिलता है। ये भी हिडन एडजस्टमेंट होता है कई बार क्वेश्चन में, कई बार क्लियरली बोलेगा और कई बार हिडन होता है। ये इनकम होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड दिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर ऑलरेडी दिया है तो ऐड कर देंगे, और एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है, या इन्वेस्टमेंट में इसको जोड़ के दिखा दिया जाता है, जैसा भी आप ठीक समझें। देखिए मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 20 लाख रुपए का, और उस पर 5% से हमें इंटरेस्ट मिलना है, और ऑलरेडी इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। तो 5% के हिसाब से कितना हुआ भैया, 10,000 हुआ, तो कुछ अक्रूड ही नहीं हुआ, या कुछ एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10% दिया होता, तो 10% दिया होता तो हम क्या करते, 10% यानी 20,000 हो जाता, 10,000 इसमें और ऐड कर देते अक्रूड के नाम से, यानी कि हमें और मिलना है, टोटल हो गया 20,000। ओके, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से 10,000, तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी
20,10,000 हो जाएगी। या फिर आप इसे अलग से भी शो कर सकते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अलग से शो करना ज्यादा अच्छा है मेरी नजर में, 10,000। क्लियर, बजाय इसके दोनों में से जो चाहे कर सकते। चलिए, और कोई एडजस्टमेंट बचा है? नहीं। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही वीडियो में सारे एडजस्टमेंट हम कवर करेंगे, मैंने किए हैं। ये ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको करा दिए, एक दो और हो सकते हैं क्योंकि उनकी तो कोई फिर सीमा नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, तब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, और कुछ क्वेश्चंस इस पे आप अटेम्प्ट करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी। तो अगले वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, एक क्वेश्चन लूंगा फाइनल अकाउंट का विद लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट। सारे तो नहीं कर सकते क्योंकि सारे क्वेश्चन में आपको भी सारे एडजस्टमेंट नहीं करने हैं। 4 या 5 एडजस्टमेंट से ज्यादा आपको किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेके आऊं उस क्वेश्चन में, और वो आपके साथ डिस्कस करूं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ, उसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा मैं बहुत अच्छी आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।